इंडिजेंट पर्सन है, या ये बोले एलिजिबिलिटी क्या है टू बी ए इंडिजेंट पर्सन। और हमसे ये बात कई बार पूछी गई है। जो बात ये है, कहां पे है पहले ये ध्यान रख देना, एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ रूल 1। कई बार प्री में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक्चुअली में हमें क्या याद रह जाता है कि रूल 1 में बताया गया है इंडिजेंट पर्सन क्या है। नहीं सर, रूल 1 ये बोलता है कि इंडिजेंट पर्सन केस फाइल कर सकता है, या फिर ये बोल सकते हो कि पार्टी इंडिजेंट पर्सन के तौर पर केस फाइल कर सकती है। उसके एक्सप्लेनेशन में बताया गया है इंडिजेंट पर्सन कौन होगा। एक्सप्लेनेशन 1 बताता है कि इंडिजेंट पर्सन कौन होगा। अगर आपके प्री में क्वेश्चन आता है कि भाई इंडिजेंट पर्सन जो है वो कहां डिफाइंड है, रूल 1, एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ रूल 1, एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ रूल 1। अब आते हैं बात कि भाई होता कौन है इंडिजेंट पर्सन। कोई भी पर्सन इंडिजेंट पर्सन है या नहीं है, वो दो लेवल पे डिपेंड करेगा। भाई अगर तो केस ऐसा है जिस केस के अंदर कोर्ट फीस पेएबल है, कई बार क्या होता है कोई छोटे मोटे केस होते हैं जिनमें कोर्ट फीस वगैरह कोई भी फीस ही नहीं पे करनी होती है, तब तो उसकी एलिजिबिलिटी अलग है। अगर केस ऐसा है जिसके अंदर कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह की कोर्ट फीस या फिर सर्विस फी पेएबल है, तब उस समय अलग एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी। तो अगर यहां पर हम क्या कह सकते हैं भाई इंडिजेंट पर्सन कब होगा, दो लेवल है। इफ कोर्ट फी पेबल, इफ नो फी पेबल। ठीक है, अगर तो कोर्ट फी पेबल है तो सिंपल सी बात बोलता है कि भैया द पर्सन इज नॉट कॉम्पिटेंट टू पे सच फी। ये नॉट कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है, अगर आप ये सारी प्रॉपर्टियां भी जोड़ लो ना, और एक चीज यहां पर प्रॉपर्टी के अंदर मूवेबल इमूवेबल दोनों जोड़ी जाती हैं, मूवेबल हो या इमूवेबल हो दोनों जोड़ी जाएंगी। तो ये कहता है कि भाई अगर आप उस पर्सन की सारी प्रॉपर्टियां भी जोड़ लो ना, सारी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन, तब भी उस वैल्यूएशन उस प्रॉपर्टी को बेच के आप कोर्ट फीस नहीं भरवा सकते। भाई मान लो फॉर एग्जांपल कोर्ट फीस पे करनी है 1000 रुपए, उससे पूछा भाई कोई प्रॉपर्टी है, उसने कहा सर प्रॉपर्टी तो नहीं है, एक घड़ी है मेरे पास, कितने रुपए की है, 200 रुपए की। क्या घड़ी को बेच के कोर्ट फीस भर पाएंगे? नहीं। तो कानून कहता है अगर कोर्ट फीस पेएबल है तो हम ये देखेंगे कि इसकी सारी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी है इसके पास, उन सबको अगर देखा जाए तो क्या इन सब को जोड़ने, इन सब की वैल्यूएशन को जोड़ने के बाद भी कोर्ट फीस के बराबर पैसा बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, तो हम बोल देंगे ये इंडिजेंट पर्सन है। अब आती है बात कि भाई यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी नहीं जोड़ी जाएगी, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहां हम क्या बोल सकते हैं भाई, कंपिटेंसी को चेक करने के लिए मूवेबल इमूवेबल दोनों देखी जाती हैं, मूवेबल और इमूवेबल दोनों देखी जाती हैं। अब इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये प्रॉपर्टी वर्ड है ना, उसके अंदर दो तरह की प्रॉपर्टी नहीं आती है। एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट, केस का जो केस वाली जो प्रॉपर्टी है वो, दूसरा वो प्रॉपर्टी जो अटैच नहीं हो सकती। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो एज पर लॉ उसकी अटैच ही नहीं हो सकती इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। हमने पढ़ा हुआ है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में क्या प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, क्या प्रॉपर्टी नहीं अटैच हो सकती है। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो उसकी एज पर लॉ अटैच नहीं हो सकती इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, उसको भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि अगर केस के अंदर कोर्ट फीस पेएबल है, तो जो प्लेंटिफ है वो इंडिजेंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, तो वो डिपेंड करता है उसकी नेटवर्थ बोल दो या उसकी प्रॉपर्टीज पे। अगर उसकी सारी प्रॉपर्टीज मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन लेने के बाद भी हम ये बोल सकते हैं कि कोर्ट फीस फिर भी वो नहीं पे कर पाएगा, तब हम बोल देंगे कि भैया वो इंडिजेंट पर्सन है। वो जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर दो तरह की प्रॉपर्टीज नहीं आती है। एक वो प्रॉपर्टी जो अटैच नहीं हो सकती इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, दूसरा वो प्रॉपर्टी जो सब्जेक्ट मैटर है सूट का। ये दो प्रॉपर्टी हम नहीं जोड़ेंगे। कोई भी डाउट इस बात को लेकर, फिर अपने इसका एक एग्जांपल करते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है।
कि ये प्री में पूछा गया कई बार क्वेश्चन है, ये भी प्री में पूछा गया कई बार क्वेश्चन है। हाँ जी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, पर उससे पहले हम ये आते हैं भैया इंडिजेंट पर्सन एज पर लॉ होता कौन है। तो दो सर्कमस्टेंसेज में इंडिजेंट पर्सन दिखाया निकाला जाता है। एक तो वो केस होता है या वो सिचुएशंस होती हैं जब केस के अंदर कोर्ट फीस पेबल है। भाई केस ऐसा है जिसको अगर आपको फाइल करना है तो आपको कोर्ट फीस पे करनी होती है, ज्यादातर ऐसे ही केस होते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं अगर केस ऐसा है जिसके अंदर कोर्ट फीस पेबल है तो उस केस के अंदर जो प्लेंटिफ है वो इंडिजेंट होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा उस प्लेंटिफ के पास जो प्रॉपर्टीज है। अगर उस प्लेंटिफ की सारी मूवेबल सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी को देखने के बाद भी ये लगता है कि अगर वो सारी प्रॉपर्टीज को बेच भी दिया जाए तब भी वो कोर्ट फीस नहीं पे कर पाएगा, तब हम बोल देते हैं कि भैया ये इंडिजेंट पर्सन है। और कानून कैसे बोलता है उसको, कि उसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन को देखने के बाद भी अगर ऐसा लगता है कि वो कोर्ट फीस नहीं पे कर पाएगा, या ये बोल देते हैं सिंपल, इफ कोर्ट फीस इज पेबल देन सच पर्सन इज नॉट कॉम्पिटेंट टू पे कोर्ट फी। नॉट कॉम्पिटेंट का मतलब कि भाई वो अगर अपनी सारी प्रॉपर्टियां भी बेच दे तब भी इतना पैसा नहीं ला पाएगा कि वो कोर्ट फीस पे कर पाए, तब हम बोलते हैं इंडिजेंट पर्सन। यहां पर प्रॉपर्टीज के अंदर मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज आती हैं। यहां पर दो तरह की प्रॉपर्टी कभी नहीं जोड़ी जाती है। अगर उसकी नेटवर्थ या वैल्यूएशन देखने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन देखते टाइम दो प्रॉपर्टीज कभी नहीं जोड़ी जाएगी। एक वो प्रॉपर्टी जो केस का सब्जेक्ट मैटर है, भाई ए और बी में विवाद चल रहा है प्रॉपर्टी का, और उस प्रॉपर्टी के लिए ए केस फाइल करना चाहता है और ए कहता है कि सर मेरे पास कोर्ट फीस पे करने का पैसा नहीं है, तो आप मुझे परमिशन दे दीजिए टू स्यू एज एन इंडिजेंट पर्सन। तो वहां पर ए की वो सारी प्रॉपर्टीज देखी जाएंगी जो उसके नाम है, पर वहां पर जो सब्जेक्ट मैटर है, जो प्रॉपर्टी का विवाद है ना, वो नहीं गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी शायद उसको मिले, शायद उसको ना मिले। तो जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट है वो नहीं देखा जाएगा, वो नहीं गिना जाएगा। दूसरा, वो प्रॉपर्टी जो अटैच नहीं हो सकती इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। हमने एक प्रॉपर बड़ी सारी लिस्ट पढ़ी थी कि कुछ एक चीजें हैं जो अटैच नहीं हो सकती इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो अगर प्रॉपर्टी उस कैटेगरी में फंसती है तो उस प्रॉपर्टी को भी नहीं गिना जाता है इन वैल्यूएशन ऑफ नेटवर्थ बोल दो। कोई भी डाउट इस बात के अंदर? ठीक है, एक एग्जांपल है, आप लोग बताना क्या होगा इसके अंदर। ए जो है ऑब्वियस है, देखो अभी तो उसको परमिशन नहीं मिली है, अगर परमिशन मिलेगी तभी अपने बोलेंगे ए और बी के बीच में केस है। अभी तो उसने क्या है, एप्लीकेशन डाल रहा है, परमिशन लेने के लिए भी एप्लीकेशन डालेगा कि सर मुझे परमिशन दो टू स्यू एज एन इंडिजेंट पर्सन। फिर अगर कोर्ट परमिशन देगी तब केस चालू होता है। तो अभी हम यहाँ ये नहीं बोल सकते केस चालू हो गया, हम क्या बोलेंगे कि भाई ए ने अप्लाई किया है फॉर परमिशन कि भाई मेरे को इंडिजेंट पर्सन की तरह केस फाइल करने की परमिशन दी जाए। वहां पर हमसे पूछा गया है कि भैया सब्जेक्ट मैटर जो है, केस का जो सब्जेक्ट मैटर है वो है 1000 रुपए का, कोर्ट फीस पेबल है 100 रुपए, और जो ए है, ए की जो नेटवर्थ है वो है जी 80 रुपीज। क्या ए को परमिशन मिल सकती है एज पर एक्सप्लेनेशन या एज पर डेफिनेशन? क्या ए को परमिशन मिल सकती है?
रीजन, अब हमेशा जैसे भी लिखा करो ना, रीजन साथ में लिख दिया करो, आदत डाल लो कि रीजन लिखने की, ताकि वो जो अपने अपने राजस्थान जुडिशरी में क्या 3-3 नंबर वो इलस्ट्रेशन वाले आते हैं, तो अपने को शुरू से ही आदत पड़ जाए कि क्या है, क्या वजह है। तो अगर कभी भी अपना ऐसा कोई एग्जाम्पल आता है, कोई इलस्ट्रेशन आती है, अपने को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यस, बाकी लोगों का कोई ओपिनियन? हाँ जी, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक आदमी है, वो ना एप्लीकेशन डाल रहा है फॉर परमिशन टू स्यू एज एन इंडिजेंट पर्सन, कि मेरे को परमिशन दी जाए कि मैं एक इंडिजेंट पर्सन के तौर पर केस चला सकूं। तो वहां आपके पास फैक्ट आते हैं कि जी, जो जिस प्रॉपर्टी का विवाद है वो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 1,000 रुपए है, ए को उस केस की कोर्ट फीस पे करनी है 100 रुपए, ए के पास टोटल एट प्रेजेंट अभी जो नेटवर्थ है वो 80 रुपए है, उसकी जेब में 80 रुपए है। क्या उसको परमिशन मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? जयस दिनेश जी, आपका आंसर अभी तक नहीं आया है। इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये, अब मैंने आज इसको इसलिए उठा लिया, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, कोशिश रहेगी अपने एक ही क्लास के अंदर इसको खत्म करने की। परमिशन मिल जाएगी, हाँ ठीक है। ठीक है, रीजन, रीजन कोई बताना चाहेगा? रीजन बताओ। चलो सोनम जी ने तो रीजन बता दिया, उनका कंप्लीट हो गया। आप लोग रीजन बताओ भाई, अगर मिलेगी तो क्यों मिलेगी, नहीं मिलेगी तो क्यों नहीं मिलेगी। हाँ ठीक है, तो वहां पर आपका आंसर क्या होगा कि भाई परमिशन मिल जाएगी। परमिशन मिल जाएगी क्या, परमिशन मिल सकती है, क्योंकि परमिशन देना ना देना कोर्ट की डिस्क्रिशन पे है। अभी अपने पढ़ेंगे कि भाई ऐसा नहीं है कि आप इस एलिजिबिलिटी में आ रहे हो तो आपको परमिशन मिलेगी ही मिलेगी, नहीं। अभी भी उसके बाद ऑर्डर 32 के अंदर कई बातें बोली गई हैं, अगर उसके अंदर भी कोई रूल लग रहा है तो हो सकता है आपको परमिशन ना मिले। तो परमिशन में, कोर्ट में ग्रांट परमिशन, कोर्ट शैल, ड्यूटी बाउंड नहीं है कोर्ट कि सिर्फ इतनी सी एलिजिबिलिटी लग गई तो कोर्ट ड्यूटी बाउंड हो गया टू ग्रांट परमिशन, नहीं। कोर्ट में ग्रांट द परमिशन, कोर्ट ऐसी परमिशन दे सकता है, क्यों? क्योंकि उसकी जो नेटवर्थ है वो कोर्ट फीस के बराबर नहीं है। हम यहाँ पे ये बात बोल सकते हैं, ओके। चलो जी, अब अपने आते हैं हमारे इसी के अंदर जो दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर कोर्ट किसी भी तरह की कोई भी फीस पेबल नहीं है, तो वहां बोला गया है कि उस बंदे के पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो 1,000 रुपए तक है। अगर उसकी टोटल प्रॉपर्टीज भी जोड़ लें ना, मूवेबल इमूवेबल सारी प्रॉपर्टीज जोड़ लें, तब भी 1,000 रुपए तक है, उससे ऊपर की वैल्यूएशन की प्रॉपर्टीज नहीं है। यहां भी यही बात लगती है कि प्रॉपर्टीज के अंदर दो चीजें नहीं आएंगी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट नहीं आएगा, और वो प्रॉपर्टी जो अटैच नहीं हो सकती इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, वो नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, गुड। ठीक है, ये आपका आंसर बनता है। अब देखो, ये आपके मेंस में भी आ सकता है और ये आपके प्री में जैसे पूछा जाता है। प्री के क्वेश्चन देख लो पहले, कौन सा रूल है या कौन से प्रोविजन के अंदर इंडिजेंट पर्सन को डिफाइन किया गया है? इट इज एक्सप्लेनेशन 1 रूल 1, नॉट ओनली रूल 1। एक बात। दूसरी बात, अगर कोर्ट फीस पेबल नहीं है, प्री का क्वेश्चन बोल रहा हूं, अगर कोर्ट फीस पेबल नहीं है तो फॉर परमिशन टू स्यू एज इंडिजेंट पर्सन प्रॉपर्टीज कितने रुपए तक की होनी चाहिए? अप टू 1,000, उससे ऊपर की नहीं होनी चाहिए। एक, इंडिजेंसी की कैपेबिलिटी या एलिजिबिलिटी चेक करते टाइम कौन सी प्रॉपर्टीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है? दो तरह की प्रॉपर्टीज, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट या फिर वो प्रॉपर्टी विच इज नॉट लायबल टू अटैचमेंट। इंडिजेंसी की एलिजिबिलिटी चेक करते टाइम प्रॉपर्टीज कौन कौन सी कंसीडर की जाती है? ओनली मूवेबल, ओनली इमूवेबल, या फिर बोथ, दोनों चेक की जाती हैं। ये हुए प्री के क्वेश्चन, ठीक है, 4-5 प्री के जो बन सकते हैं। मेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, हु इज एन इंडिजेंट पर्सन? आप एक्सप्लेनेशन 1 रूल 1 लिखोगे,
बात खत्म। कोई भी डाउट इस बात के अंदर? आपका ये मेंस का क्वेश्चन बनता है, 3 नंबर का बन जाए, 4 नंबर का बन जाए, मेंस का क्वेश्चन बनता है। ओके, अब आते हैं इसके आगे जो एक और बात है। अब देखना यहाँ पे एग्जांपल आ रहा है, यही एग्जांपल लेते हैं। ए ने परमिशन के लिए एप्लीकेशन डाली है, हम मान लेते हैं उसने परमिशन के लिए एप्लीकेशन डाली 1 मार्च को। 1 मार्च को उसने परमिशन के लिए एप्लीकेशन डाली कि सर कोर्ट फीस 100 रुपए देनी है, मेरे पास तो 80 रुपए की ही प्रॉपर्टी है, तो मेरे को परमिशन दी जाए। ठीक है, आपके पास यहां 2 फैक्ट आते हैं। पहला फैक्ट आ जाए, पहला फैक्ट ये कहता है कि उसने एप्लीकेशन डाली है 1 तारीख को और 3 तारीख को उसने 200 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है, परचेज की है। परचेज की है या 3 तारीख को उसकी नेटवर्थ में 200 रुपए की प्रॉपर्टी और जुड़ी है। एप्लीकेशन डाली है 1 मार्च को, उसको उसके एप्लीकेशन डालने के बाद कुछ प्रॉपर्टीज उसके पास आई हैं। बताइए क्या ये वाली प्रॉपर्टी को कंसीडर किया जाएगा उसकी एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए? बताइए, क्या ये जो बाद में जो एप्लीकेशन, सिंपल सी भाषा में बोलूं, अगर एप्लीकेशन डालने के बाद जो भी एप्लीकेंट है उसके पास और प्रॉपर्टीज एड ऑन होती है उसकी नेटवर्थ के अंदर, तो क्या उन प्रॉपर्टीज को कंसीडर किया जाएगा क्या आफ्टर एप्लीकेशन? कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, एक ये है। दूसरा फैक्ट आ जाओ, 1 तारीख को एप्लीकेशन डाली है, 3 तारीख को एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो गई, मतलब समझ लो उसको परमिशन ग्रांट कर दी। ओके, 3 तारीख को परमिशन ग्रांट कर दी। 5 तारीख को उसने 200 रुपए की प्रॉपर्टी परचेज की है, मतलब कि एप्लीकेशन डालने के बाद एप्लीकेशन का डिस्पोजल हो गया। भाई चाहे परमिशन मिले या फिर परमिशन रिजेक्ट हो जाए, एप्लीकेशन तो डिस्पोज ऑफ दोनों केस में होती है। एप्लीकेशन डालने के बाद और एप्लीकेशन के डिस्पोजल होने के बाद अगर उसके पास जो प्रॉपर्टीज आती हैं तो क्या वो कंसीडर की जाएंगी? वो कंसीडर नहीं की जाएगी। तो यहां पर एक जो थोड़ा सा अपने गड़बड़ कर जाता है, ध्यान रखना। हम जो ये एलिजिबिलिटी चेक करते हैं उसकी, उस एलिजिबिलिटी के अंदर सीधी सी सिंपल सी भाषा में याद रखना, एप्लीकेशन डलने के बाद से हमको कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, मतलब कि उसकी एप्लीकेशन पर परमिशन दी जा रही है या एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, उस दिन अगर वो इस एलिजिबिलिटी के अंदर फंसता है तो उसको एलिजिबल माना जाएगा। एप्लीकेशन की डिस्पोज ऑफ की डेट रखी जाती है, उसके बाद अगर वो आता है एलिजिबिलिटी में तब भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, उससे पहले अगर आता है वो एलिजिबिलिटी में तब हम कंसीडर करेंगे। तो एप्लीकेशन की जो डिस्पोजल की जो डेट है वो देखी जाती है, उस दिन वो एलिजिबल है या नहीं है। उसने एप्लीकेशन जब डाली थी तब क्या था, तब क्या नहीं था, हमको कोई लेना देना नहीं है। डिस्पोजल देखा जाता है, डिस्पोजल के समय अगर वो एलिजिबल था तो परमिशन मिल सकती है, डिस्पोजल के बाद वो एलिजिबल नहीं है, हमको अब कोई लेना देना नहीं है। कोई भी डाउट इस बात के अंदर जो मैंने आपको बोला? यस, जो मैंने आपको अभी बोला उसमें कोई भी डाउट?
एक आपको मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, फिर आपका एप्लीकेंट, इन शॉर्ट लिख रहा हूँ सीधा, एप्लीकेंट हैज टू बी एलिजिबल ऑन डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। हम डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन से हमको मतलब है उस दिन वो एलिजिबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 तारीख को एप्लीकेशन डाली, तब तो हो सकता है मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं थी, पर उसके बाद मेरे पास प्रॉपर्टी आ गई है, तो क्या अभी तक एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हुई? नहीं। मैंने 1 तारीख को एप्लीकेशन डाली, 3 तारीख को मैंने 1000 रुपए की प्रॉपर्टी खरीद ली, 5 तारीख को कोर्ट चेक करने आती है कि भैया मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो कोर्ट जो चेक मान लो, जो इंक्वायरी चल रही है वो 1 तारीख के हिसाब से नहीं चलेगी कि 1 तारीख को एप्लीकेशन डाली थी, 1 तारीख को इनकी क्या स्थिति थी। नहीं, आज एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो रही है, एप्लीकेशन की डिस्पोजल डेट क्या है? 5 तारीख। इस दिन ये बंदा एलिजिबल है या नहीं है, ये देखा जाएगा। जिस बात को आपके कानून ने ऐसे लिखा है कि अगर एप्लीकेशन डालने के बाद और डिस्पोजल से पहले उसके पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं तो वो प्रॉपर्टीज कंसीडर की जाएंगी। सिंपल सी भाषा में बोलूं तो जो एलिजिबिलिटी है, जो हम ये बोल रहे हैं ना एलिजिबिलिटी, कि प्रॉपर्टीज 1000 रुपए तक नहीं होनी चाहिए, ये एलिजिबिलिटी चेक की जाती है फ्रॉम ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन चाहे कितनी मर्जी तारीख को डाली हो, जिस दिन एप्लीकेशन का डिस्पोजल हो रहा है, उस पर इंक्वायरी हो रही है और जिस दिन उसको वो परमिशन मिल सकती है या परमिशन रिजेक्ट हो सकती है, उस दिन देखा जाता है कि वो एलिजिबल है या नहीं है। उस दिन के हिसाब से, जिस दिन उसने एप्लीकेशन डाला था उस दिन एलिजिबल था या नहीं था, कोर्ट को या कानून को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इन शॉर्ट हम बोल देते हैं कि जो एप्लीकेंट की जो एलिजिबिलिटी चेक की जाती है वो डेट ऑफ डिस्पोजल की तारीख को चेक की जाती है कि उस दिन एलिजिबल है या नहीं है, एज पर एक्सप्लेनेशन 1। उस दिन एलिजिबल है या नहीं, एप्लीकेशन के दिन एलिजिबल था नहीं था कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिस्पोजल के दिन एलिजिबल है या नहीं है, यही एक्सप्लेनेशन 1 रूल 1, इसी चीज से फर्क पड़ेगा। कोई भी डाउट इस बात को लेकर? हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? एप्लीकेशन डिस्पोज नहीं हुई और उस टाइम पीरियड में अगर प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा तो कंसीडर करेगा कोर्ट। यस, सीधी सी बात है। एप्लीकेशन जिस दिन डिस्पोज हो रही है, आपका अगर मैं एग्जांपल लूं कि भाई एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ नहीं हुई, तो दैट मींस एप्लीकेशन अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, अभी तक उसने कोई प्रॉपर्टीज खरीदी है, तो जिस दिन डिसाइड होगी उस दिन ही देखा जाएगा कि भैया इसके पास आज कितनी वैल्यूएशन है। वो ये नहीं कह सकता सर एप्लीकेशन वाले दिन तो मेरे पास इतनी वैल्यूएशन नहीं थी। हमको एप्लीकेशन के दिन से कोई लेना देना नहीं है, हम तो डिस्पोजल के दिन चेक करेंगे कि आज तुम एलिजिबल हो या नहीं हो, बस। उसके और डिस्पोजल के बाद, जैसे अगर ये है कि भाई एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो गई, कोर्ट ने परमिशन दे दी, और उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तब भी कानून को कोई मतलब नहीं। डिस्पोजल वाले दिन तुम एलिजिबल होने चाहिए, बस। ना तो उससे पहले हमको कुछ लेना है, ना उसके बाद कुछ लेना है। कोई भी डाउट इस बात के अंदर? ये क्या एक्चुअली ना अपने से ये बात पूछता है प्री के अंदर कई बार, और वो बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है वो इस तरीके से है कि एप्लीकेशन डालने के बाद डिस्पोजल से पहले अगर वो कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करता है तो वो कंसिडर की जाएगी। अपने सिंपल सी भाषा में याद रख लो कि भैया एलिजिबिलिटी चेक की जाती है ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल, उस दिन एलिजिबल हो या नहीं हो। चाहे आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ दे, वो कैसा भी इलस्ट्रेशन बना दे, आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा। आप तो ये देखोगे किस तारीख को एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर हो रहा है, उस तारीख को वो एलिजिबल है या नहीं है, उससे पहले क्या था क्या नहीं था हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये है इसका एक इंडिजेंट पर्सन कौन होता है, इससे रिलेटेड 2 बातें। ये बात आपके एक्सप्लेनेशन 2 में बोली गई है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 में बोली गई है। कोई भी डाउट इस बात को लेकर? यस, कोई भी डाउट इस बात को लेकर?
ठीक है, अब आ जाओ एक और क्वेश्चन जो अपने प्री में कई बार पूछा गया है कि भाई ये जांच कौन करता है? कोर्ट खुद जांच करती है या किसी ऑफिसर को करती है? एक ऑफिसर से जांच करवाई जाती है। जो ये एलिजिबिलिटी की जांच होती है ना एप्लीकेशन पे, जिसको हम बोल सकते हैं जांच, मान लो प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन दिखवानी है, कुछ भी कोई जांच जो है वो कौन करता है? चीफ मिनिस्टीरियल ऑफिसर। जांच कौन करता है? चीफ मिनिस्टीरियल ऑफिसर। एक बात। दूसरी बात जो ध्यान रखना, कोर्ट उसकी जांच रिपोर्ट से बाउंड नहीं है कि उसने कह दिया कि हाँ सर इसको परमिशन होनी चाहिए, इसके पास पैसा नहीं है। नहीं, कोर्ट को लगता है तो उसकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट करे। कोर्ट को लगता है कि नहीं, हम तुम्हारी रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम इस पे खुद इंक्वायरी करेंगे, तो खुद भी इंक्वायरी कर सकती है। हमको ये बात ध्यान रखनी है कि इंक्वायरी करता है चीफ मिनिस्टीरियल ऑफिसर। एक बात भाई, अगर कहीं भी कोई सी भी चीज की जांच करनी है एप्लीकेशन के ऊपर, कौन करता है? चीफ मिनिस्टीरियल ऑफिसर। एक। दूसरी बात, ये बात ध्यान रखना कि कोर्ट उसकी उसकी रिपोर्ट से बाउंड नहीं है। कोर्ट चाहे तो उसकी रिपोर्ट को माने, चाहे तो उसकी रिपोर्ट को ना माने। ये कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं इंडिजेंट के अंदर, जिनका अपने प्रोसीजर से कहीं भी लेना देना नहीं है। इंडिजेंट कौन होता है, इंडिजेंट की एलिजिबिलिटी कौन सी तारीख से देखी जाती है, इंडिजेंट की जांच कौन करता है, ये सब एक बेसिक बातें हैं। और ये अपने जो जितनी बातें मैंने बोली ये प्री में कहीं ना कैसे आपके घुमा के आ सकती हैं। एक बात। दूसरी बात जो आपके मेंस का क्वेश्चन बन सकता है वो ये है, हु इज एन इंडिजेंट पर्सन? आप ये बता दो 3 नंबर में या फिर 4 नंबर में। ओके, कोई भी डाउट इस चीज को लेकर? ये अपना एक तरह से सब्सटेंटिव बातें बोल दो कि जो एक थोड़ा बेसिक सी इधर उधर की बातें जो इस टॉपिक से रिलेटेड थी वो अपने ने बात की है। जी। देखो यार, ग्राउंड रियलिटी तो कई चीजें होती हैं, पर अब ठीक है, चलता है। तभी तो कहा गया ना कि कानून कोर्ट जो है, फिर कोर्ट को भी तो पता ही होता है किसके पास क्या चीजें हैं। अभी अपने आएंगे इसके ऊपर, जो आप ये कह रहे हो ना ऑफिसर मिल जाता है, अपने इसके ऊपर भी आएंगे कि ऐसा नहीं है कि जो ऑफिसर रिपोर्ट करता है उस रिपोर्ट पे माना ही जाता है। बहुत लंबी प्रक्रिया है ये। प्रक्रिया के अंदर सामने वाली पार्टी को भी मौका दिया जाता है कि आप एविडेंस ले आओ, ये प्रूव कर दो कि ये इंडिजेंट नहीं है। सरकारी वकील को भी मौका दिया जाता है। तो अगर चीफ मिनिस्टीरियल ऑफिसर रिपोर्ट दे भी देगा तो सामने वाली पार्टी के पास तो फिर भी मौका है ना ये लाके बोलने का कि सर ये देखो इसके नाम ये प्रॉपर्टियां हैं, या ये जो घर में रह रहा है, जो भी बातें हैं एविडेंस की, तो वो आ सकती है। ओके, इस टॉपिक में कोई भी डाउट अभी तक? हाँ जी, कोई भी डाउट किसी भी चीज को लेकर कि इंडिजेंट पर्सन कौन होता है, इसका एक्सप्लेनेशन, इसका कहाँ पे ये बताया गया है, एलिजिबिलिटी कौन सी तारीख से देखी जाती है, इंक्वायरी कौन करता है। ठीक है, अब अपने आते हैं इसके प्रोसीजर पे। देखो, आपने जो बेर एक्ट में प्रोसीजर दिया गया है वो थोड़ा सा छोटी छोटी बातों को बिल्कुल ऐसा एक एक अलग से रूल नंबर में बताया गया है। अपने इसको जो है एक प्रॉपर जो प्रक्रिया बनती है अपने उस प्रक्रिया के हिसाब से पढ़ेंगे, जिसके अंदर हो सकता है किसी एक स्टेप के अंदर ही अपने 2-3 रूल भी एक साथ पढ़ देंगे। तो अपने को तो मतलब है चीजों को समझने से, चाहे अपने उन चीजों को छोटे छोटा करके पढ़ें या फिर चाहे उसको एक सिंपल वे के अंदर एक प्रक्रिया के तौर पर पढ़ें। ठीक है, तो अब अपने आते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर किस चीज का है ये प्रोसीजर सूट का नहीं है कि इंडिजेंट पर्सन अगर सूट फाइल करता है वो सूट कैसे चलेगा, ये वो नहीं है। सूट का तो सिंपल सी कहानी है कि पहले आप एप्लीकेशन डालो, अगर आपको परमिशन मिल जाएगी तो जैसे नॉर्मल सूट चलता है वही चलेगा। बस फर्क ये होगा कि उस सूट में आपको किसी भी तरह की कोर्ट फीस नहीं पे करनी होगी। हम यहाँ प्रोसीजर पढ़ते हैं एप्लीकेशन का, कि भाई एप्लीकेशन कौन डालेगा, एप्लीकेशन में क्या बातें लिखी जाएंगी, उसके उससे रिलेटेड एप्लीकेशन कब रिजेक्ट हो सकती है, वो बातें।
तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, इसके अंदर हम टॉपिक में पढ़ते क्या है, प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन, कि भाई जो एप्लीकेशन डाली जाती है फॉर परमिशन, उस पर एप्लीकेशन का क्या प्रोसीजर है, जिसके अंदर हमारा जो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है स्टेप 1 इज प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन। भाई ऑब्वियस है, पहले तो आप एप्लीकेशन डालोगे ना कि सर मुझे परमिशन चाहिए, मैं इसकी एप्लीकेशन डाल रहा हूं। अब आती है बात, पहले आ जाओ एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन में क्या क्या बातें लिखनी होंगी, कंटेंट क्या होता है एप्लीकेशन का, इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन में आ जाओ, प्रेजेंट करेगा कौन, सिर्फ पार्टी कर सकती है, पार्टी का ऑथोराइज्ड पर्सन कर सकता है, कौन करेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन। अब आती है, पहले ही बता दूं, एप्लीकेशन के केस में हम इसको क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेंट। और ये एप्लीकेंट एक्चुअली में होता कौन है, प्लेंटिफ। प्लेंटिफ, जो भी बंदा केस फाइल करना चाहता है सिविल में, हम उसको प्लेंटिफ बोलते हैं। तो अगर वो इंडिजेंट पर्सन के तौर पर केस फाइल करना चाहता है, हम उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेंट। जस्ट अ मिनट, एक फोन आ रहा है। सॉरी, एक कॉल आ गया था। यस, चलो है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन के अंदर अगर हम बात आते हैं तो सबसे पहली बात है भाई, वो बंदा जो केस फाइल करना चाहता है उसको हम बोलते हैं प्लेंटिफ, उसी को हम यहाँ बोलते हैं एप्लीकेंट। जो केस में प्लेंटिफ बनेगा ना, उसी को यहाँ बोला जाता है एप्लीकेंट। तो यहाँ सबसे पहले बात आते हैं भैया, प्रेजेंटेशन करेगा कौन, और दूसरी बात आती है एप्लीकेशन की कंटेंट क्या होगी। एप्लीकेशन की कंटेंट बताई गई है रूल 2 के अंदर, प्रेजेंट करेगा कौन ये बताया गया है रूल 3 के अंदर। अब ये है क्या, प्रेजेंट करेगा कौन, इससे रिलेटेड कानून ने थोड़ा सा एक कह सकते हैं लीनियंसी रखी है। कानून ने कहा है भाई जो एप्लीकेशन एप्लीकेंट है वो खुद एप्लीकेशन ने प्रेजेंट कर दे कोर्ट में आके, जिसको हम बोलते हैं इन पर्सन प्रेजेंट करना। चाहे तो वो इन पर्सन कर दे, चाहे तो वो ये कर दे कि किसी को ऑथोराइज कर दे कि यार मैं तो नहीं जा पाऊंगा कोर्ट, तुम ही मेरे लिए एप्लीकेशन डाल दो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो एप्लीकेशन जरूरी नहीं है एप्लीकेंट को खुद डालनी जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे तो वो खुद एप्लीकेशन डाल दे, चाहे तो वो अपने किसी को ऑथोराइज करके, जिसको हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड एजेंट, चाहे उसको उसके थ्रू एप्लीकेशन डलवा दे। इसके अंदर एक अपवाद है। अपवाद क्या है, अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं हमको तो एप्लीकेंट की पर्सनल अपीयरेंस चाहिए, वहां पर उसको एप्लीकेशन खुद ही डालनी पड़ेगी। अगर ऑथोराइज्ड एजेंट जाता है एप्लीकेशन प्रेजेंट करने और कोर्ट कहते हैं नहीं हम आपसे नहीं लेंगे एप्लीकेशन, जो पार्टी है या फिर जो एप्लीकेंट है उसको बोलो वो आए, तो वहां पर एप्लीकेंट को खुद जाना पड़ेगा। वहां फिर ये चीज नहीं लगेगी कि चाहे तो वो खुद एप्लीकेशन डाल दे, चाहे ऑथोराइज्ड एजेंट के थ्रू डलवा दे। एक चीज। अब आती है कंटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन जो होती है, बस एप्लीकेशन और प्लेंट के अंदर सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि एप्लीकेशन जो है आपको एफिडेविट पे नहीं डालनी होती है, उसके ऊपर कोई पैसा नहीं देना होता है। और प्लेंट के ऊपर जब आप प्लेंट डालते हो तो उसके ऊपर पैसा देना होता है, उसके अंदर आपको एफिडेविट देना होता है। एप्लीकेशन का एफिडेविट के अंदर कुछ नहीं है, किसी भी तरह की कोई फीस नहीं पे करनी होती, सिर्फ इतना सा फर्क है। बाकी प्लेंट के अंदर जो जो बातें लिखनी होती है वो सब यहाँ लिखनी पड़ती हैं आपको। जिस तरह से प्लेंट के वेरिफिकेशन चाहिए, प्लेंट के सिग्नेचर चाहिए,
वो सब यहाँ पे लिखना पड़ता है। और उसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज होती है जो प्लेंट में नहीं होती है, वो ये है कि एप्लीकेशन के साथ जो एप्लीकेंट होगा वो एप्लीकेशन के साथ एक लिस्ट देगा, एप्लीकेशन के पीछे लगा के एक लिस्ट लगाएगा कि अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है तो क्या क्या प्रॉपर्टी है। वो एप्लीकेशन डाल रहा है कि सर मेरे पास तो 1,000 रुपए तक की भी प्रॉपर्टी नहीं है, भाई अपने दूसरा वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर कोर्ट फीस नहीं पे करनी है, सर मेरे पास तो 1,000 रुपए तक की भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो उसको ऐसा नहीं उसने कह दिया और बात खत्म है, नहीं, उसको एप्लीकेशन के साथ एक लिस्ट भेज अटैच करनी होगी जिसको हम शेड्यूल बोल सकते हैं। एक लिस्ट होगी जिस लिस्ट के अंदर अगर उसके पास जो जो भी प्रॉपर्टी है, मूवेबल इमूवेबल, वो सारी बताएगा। तो एप्लीकेशन से रिलेटेड क्या बात बोली गई है कि एप्लीकेशन में वो सारी बातें होंगी सेम एज प्लेंट, सेम एज प्लेंट। जिस तरह से प्लेंट का वेरिफिकेशन होना जरूरी है, प्लेंट के लिए सिग्नेचर चाहिए, से वो सब कुछ होगा, राइटिंग में होगी एप्लीकेशन। और उसके अलावा एप्लीकेशन के अंदर क्या है कि एप्लीकेशन के साथ अटैच किया जाएगा शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जो अपने दोनों बातें पढ़ रहे हैं ना, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट क्यों है? ये दोनों बातें इसलिए इंपॉर्टेंट है, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, हम एक रूल 5 पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, जो ये कहता है कि अगर फॉलोइंग कंडीशंस है तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है, मतलब मैंडेटरी प्रोविजन है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। और उसमें से एक प्रोविजन है कि अगर जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में या तो रूल 2 फॉलो नहीं हुआ या रूल 3 फॉलो नहीं हुआ या दोनों ही फॉलो नहीं हुए। इसलिए हमको जानना जरूरी है कि रूल 2 क्या है। क्यों? आपके पास इलस्ट्रेशन आता है कि भाई उसने जो एप्लीकेशन डाली है उस एप्लीकेशन के अंदर शेड्यूल नहीं अटैच किया है, क्या एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है? हो सकती है। क्यों? रूल 5 कहता है, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन के ग्राउंड कहते हैं कि अगर रूल 2 फॉलो नहीं होता है या जो हमने रूल 3 में कहा है वो फॉलो नहीं होता है तो कोर्ट एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगी। हमारे लिए ये बात इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आज तक प्री में नहीं पूछा गया, आज तक मेंस में नहीं पूछा गया है, पर हमारे अगर इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ओके, तो अपने एक ये बात, दूसरा प्रेजेंट कौन करेगा? चाहे तो पार्टी मतलब एप्लीकेंट खुद प्रेजेंट कर दे, एप्लीकेंट इन पर्सन, चाहे तो ऑथोराइज्ड एजेंट के थ्रू प्रेजेंट कर दे। ये एक बात है। तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है एप्लीकेशन फॉर परमिशन। तो एप्लीकेशन के अंदर हमको के दो बातें क्या है, एप्लीकेशन को प्रेजेंट कौन कर सकता है या एप्लीकेशन लगा कौन सकता है, एक एप्लीकेशन में बातें क्या क्या होनी चाहिए। लगा कौन सकता है? चाहे तो एप्लीकेंट खुद, चाहे वो किसी को ऑथोराइज कर दे। एक्सेप्शन क्या है? अगर कोर्ट ने ये कह दिया कि एप्लीकेंट को खुद आना है, फिर उसको खुद ही प्रेजेंट करनी होगी एप्लीकेशन। अब आती है एप्लीकेशन से बातें। एप्लीकेशन के अंदर वो सारी बातें लिखी जाती हैं जो प्लेंट में होती है। एप्लीकेशन राइटिंग में होनी चाहिए, ओरल एप्लीकेशन का काम नहीं होता है यहाँ पे। एप्लीकेशन वेरीफाई, एप्लीकेशन को भी वेरीफाई करना होगा, सिग्नेचर चाहिए होंगे, जिस जो भी एप्लीकेंट है उसके सिग्नेचर या फिर ऑथराइज्ड एजेंट है तो उसके सिग्नेचर। और एप्लीकेशन के साथ ये इंपॉर्टेंट बात कि उसकी एप्लीकेंट की जो प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज की शेड्यूल को अटैच किया जाएगा। और शेड्यूल के अंदर क्या क्या लिखा जाएगा? प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन, प्रॉपर्टी की डिटेल्स, ये सारी बातें लिखी जाएंगी। कोई भी डाउट इस बात को लेकर, स्टेप 1 विच इज प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन, रूल 2 और रूल 3 अपना यहां पे आता है। हाँ जी, कोई भी डाउट इस बात के अंदर, जो अपना प्रोसीजर है उसका स्टेप 1।
ठीक है, अब आता है स्टेप 2। देखो जो स्टेप 2 है उसको हम नाम देंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। बेरेक में लिखा हुआ एग्जामिनेशन, हमने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इसलिए बोला है कि ना पार्टी का जो पार्टीज जितनी भी, मतलब सॉरी पार्टी क्या बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन के केस में एप्लीकेंट, रिस्पोंडेंट, ऑपोजिट पार्टी, इन सब लोगों का जो मेन एग्जामिनेशन होगा, इनको कहा जाएगा एविडेंस लाओ। सामने वाली पार्टी को कहा जाएगा कि अगर आप ये अपोज करते हो कि इंडिजेंट नहीं है तो आप एविडेंस लाओ। वो अगली स्टेज है, वो एक आगे की स्टेज रहेगी। अभी होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मतलब कि जब वो पार्टी एप्लीकेशन डालती है ना, एप्लीकेंट जब एप्लीकेशन डालता है उस समय भी, एप्लीकेशन के जिस दिन वो कोर्ट में प्रेजेंट करता है, कोर्ट उस समय भी एक बार उसको एग्जामिन करती है। एग्जामिन वो एक तरह से क्या होता है, फॉर्मेलिटी होती है एग्जामिन की। किस चीज की बातें होती हैं उसमें, कि जो रूल 2 है, जो रूल 3 है, क्या आपने वो फॉलो किया है या नहीं किया है। सिर्फ इतना सा ही होता है उसके अंदर। उसके अंदर एप्लीकेशन, सिर्फ एप्लीकेशन से रिलेटेड उनसे बातें पूछी जाती हैं। आपने ये लिखा है तो क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, एविडेंस नहीं मांगा जाता उस दिन। तो दूसरा स्टेप क्या होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसके अंदर ये होता है कि जिस दिन एप्लीकेंट, मान लो एप्लीकेंट है तो एप्लीकेंट, अगर उसका ऑथराइज्ड एजेंट है तो ऑथराइज्ड एजेंट, तो जिस दिन एप्लीकेंट एप्लीकेशन डालता है कोर्ट उस दिन उसको एग्जामिन करती है। जिस दिन वो एप्लीकेंट एप्लीकेशन डालेगा उसी दिन एग्जामिन करेगी। एग्जामिन किस चीज को लेकर होगा, सिर्फ एप्लीकेशन के अंदर लिखी हुई बातों को लेकर। उससे उस दिन किसी भी चीज का एविडेंस नहीं मांगा जाएगा। वो आगे की स्टेज है, एक चीज। दूसरी बात जो ध्यान रखना, अगर एप्लीकेंट खुद नहीं आता है, ऑथराइज्ड एजेंट के थ्रू आता है, तो कोर्ट ऑथराइज्ड एजेंट को भी एग्जामिन कर सकती है। वहां ये नहीं है कि एप्लीकेशन तो तुम डाल दो, एग्जामिन हम पार्ट एप्लीकेंट को करेंगे, नहीं। ऑथराइज्ड एजेंट एप्लीकेशन डाल रहा है, कोर्ट उसको भी एग्जामिन कर सकती है। और अगर उस केस के अंदर, जो ऑथराइज्ड एजेंट वाले केस के अंदर, कोर्ट को लगता है कि जो एप्लीकेंट है, जो पार्टी है, उसको एग्जामिन करना भी जरूरी है, तो कोर्ट उसको एग्जामिन करने के लिए कमीशन भी इश्यू कर सकती है। तो यहां क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, जिसका मतलब यह है कि सिर्फ कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन से रिलेटेड एग्जामिन किया जाता है। किसको एग्जामिन किया जाएगा, अगर एप्लीकेशन एप्लीकेंट डाल रहा है तो उसको, अगर ऑथराइज्ड एजेंट डाल रहा है तो ऑथराइज्ड एजेंट को एग्जामिन किया जाएगा। इन केस ऑथराइज्ड एजेंट को जब एग्जामिन किया जाता है, कोर्ट को लगता है कि पार्टी को एग्जामिन करना जरूरी है, तो कोर्ट उस पार्टी को एग्जामिन करने के लिए या तो ये कर सकती है, उसको बोल दे कि भैया कोर्ट में आओ, ऐसे कर सकती है, या फिर चाहे तो कमीशन भी इश्यू कर सकती है। इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट, बट अपने फिर भी ध्यान रखेंगे। अब मैं लिख देता हूं, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना। स्टेप 2 क्या है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो आता है अपना रूल 4। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रूल 4, जो अपना क्या बोलता है कि भाई ऑन डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन, कोर्ट जो है शैल एग्जामिन एप्लीकेंट और ऑथराइज्ड एजेंट as to content of application, as to content of application। उसके अलावा कमीशन इश्यू हो सकता है टू एग्जामिन एप्लीकेंट। इसमें कोई भी डाउट, कुछ भी अभी तक यहां से कुछ ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है, क्योंकि इतना कुछ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी डाउट, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट एक स्टेप है विच इज एग्जामिनेशन। जो एविडेंस वाली जो स्टेज होगी ना, इंडिजेंसी से रिलेटेड जो एविडेंस वाली स्टेज होगी, वो इंपॉर्टेंट है। तो इस स्टेप को ज्यादातर यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कोई भी डाउट इसको लेकर, फिर अपने आगे चलते हैं। दिस इज स्टेप 2, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। कोई भी डाउट इस बात को लेकर। अब इससे इससे आगे जो अपना एक इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा, विच इज रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है।
यस, कोई भी डाउट इस बात को लेकर? ठीक है, अब आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, वैसे तो देखा जाए तो एक क्रोनोलॉजी क्या बननी चाहिए भैया? एप्लीकेशन आ गई, प्रीलिम एग्जामिन कर लिया, फिर क्या करो, सामने वाली पार्टी को भी बुला लो, जिस पार्टी ने एप्लीकेशन डाली है उसको भी बुला लो और एविडेंस ले लो, है ना? पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। कानून कहता है यार, आप एविडेंस वाली स्टेज पे तो आप तब जाना अगर वो एप्लीकेशन एज पर लॉ एप्लीकेशन बनती भी है, कि एज पर लॉ लग रहा है कि हाँ यार ये एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए, या ये बोले एज पर लॉ लगता है कि एप्लीकेशन के ऊपर सुनवाई होनी चाहिए। तो इसीलिए इन दोनों स्टेप्स के बाद, मतलब पहला स्टेप कौन सा, प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन, और दूसरा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद एप्लीकेशन की हियरिंग में जाने से पहले एक बीच में एक इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, जो ये आता है कि क्या एप्लीकेशन रिजेक्ट होनी चाहिए या नहीं, वेदर एप्लीकेशन टू बी रिजेक्टेड और नॉट, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके मेंस का ये क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान जुडिशरी के अंदर बोल रहा हूं, और प्री के अंदर भी ये कई बार पूछा गया है कि भाई क्या एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी या नहीं। क्यों? क्योंकि ये मैंडेटरी प्रोविजन है। रूल 5 जो है इस ऑर्डर 33 का क्लियर बोलता है कि अगर फॉलोइंग ग्राउंड है तो कोर्ट एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा, बात खत्म। कोर्ट उससे आगे कुछ नहीं देखेगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट की, बात खत्म। तो अब अपने आते हैं यहां पर जो तीसरा स्टेप है, कोर्ट आगे कहानी में जाने से पहले, एविडेंस स्टेज पे जाने से पहले कोर्ट एक तीसरे स्टेप पे आएगी, जिस तीसरे स्टेप का नाम होगा रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। ये देखना कि क्या एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है या नहीं। रूल 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बकायदा एक कहानी है, पूरी लिस्ट ऑफ ग्राउंड्स है। अब वो लिस्ट ऑफ ग्राउंड याद करने का अपने पास एक तरीका है। अपने राजस्थान में एक एरिया है पाली, ठीक है, वैसे तो उसकी स्पेलिंग है PALI, पाली। अपने उसको लिखेंगे PAALI, ठीक है, और आगे लिख देंगे फाइनेंस मिनिस्टर आए पाली। ओके, काफी उदयपुर के पास है तो अच्छी जगह है ये। तो फाइनेंस मिनिस्टर आए पाली, एफ में आ जाओ, एम। अगर ये कहता है, फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर क्या है, अगर ये कहता है कि भाई पार्टी ने, जो एप्लीकेंट है, उसने किसी पर्सन के साथ एग्रीमेंट कर रखा है टू फाइनेंस लिटिगेशन, ये क्या है, एफ से क्या हुआ, फाइनेंस। ये क्या कहता है, ये कहता है भी कोर्ट को पता लगता है कि जिसने एप्लीकेशन डाली है ना, उसने किसी के साथ एग्रीमेंट कर रखा है, किस चीज का, कि यार तू मेरे को पैसे दे दे, तू मेरी कोर्ट का खर्चा उठा ले, केस का खर्चा उठा ले, मैं अगर मेरे को प्रॉपर्टी मिलेगी तो मैं आधी प्रॉपर्टी तेरे को दे दूंगा, या मैं तेरे को वो पैसे प्रॉपर्टी बेच के दे दूंगा ब्याज के साथ, ऐसा कुछ भी। तो अगर उस पर्सन ने किसी पर्सन के साथ एग्रीमेंट कर रखा है लिटिगेशन को फाइनेंस करने का, परमिशन नहीं मिलेगी, एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी ही होगी, एक चीज। दूसरा ग्राउंड, मैनर, जो अपने ने थोड़ी देर पहले बात की थी। अगर एप्लीकेशन में रूल 2 या फिर 3 या फिर दोनों को फॉलो नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, कि भाई कोर्ट ने भाई एप्लीकेशन के साथ शेड्यूल अटैच करना था, आपने शेड्यूल अटैच नहीं किया, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। एप्लीकेशन वेरीफाई होनी थी, आपने नहीं की, एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। एप्लीकेशन पे सिग्नेचर नहीं है, एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। ये दूसरा ग्राउंड। कोई भी डाउट अभी तक इन दोनों ग्राउंड्स में, कि भाई अगर वो एप्लीकेंट जो है किसी पर्सन के साथ एग्री कर जाता है या एग्रीमेंट किया हुआ है उसने टू फाइनेंस द लिटिगेशन, एप्लीकेशन जो है रूल 2 या रूल 3 को अगर फॉलो नहीं करती है, इट इज नॉट इन द मैनर ऑफ रूल 2 या रूल 3, मैनर। पी पे आता है प्रॉपर्टी, पी पे क्या है, प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि अगर जो एप्लीकेंट है, जो एप्लीकेंट है उसने एप्लीकेशन के विद इन 2 मंथ ऑफ एप्लीकेशन डिस्पोज्ड प्रॉपर्टी, ये क्या है जी, ये कहना चाहता है कि अगर कोर्ट को पता लगता है कि ये जो एप्लीकेंट है ना,
इसने एप्लीकेशन से 2 महीने के अंदर अंदर, मतलब एप्लीकेशन फाइल करने की जो तारीख थी, लगाने की जो तारीख थी, उससे 2 महीने के अंदर अंदर इसने अपनी प्रॉपर्टी बेची है। और प्रॉपर्टी बेचने की इंटेंशन क्या है? ताकि ये इंडिजेंट पर्सन की तरह केस फाइल कर सके। इसने इसी इंटेंशन से बेची है। कोर्ट इसको एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। तो अगर ये फैक्ट प्रूव हो जाता है कि जो एप्लीकेंट है उसने एप्लीकेशन की 2 महीने से पहले, 2 महीने के पीरियड के अंदर अंदर उसने प्रॉपर्टी बेची है कोई, और किस लिए बेची है? ताकि वो एक इंडिजेंट पर्सन की तरह केस फाइल कर सके। कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। यहां से हमारे प्री का क्वेश्चन बनता है कि प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ जो होनी चाहिए वो कितने टाइम पहले पीरियड में होनी चाहिए? 2 महीने का पीरियड देखा जाएगा। उससे पहले उसने कौन सी प्रॉपर्टी बेची, क्या किया, कानून को कोई मतलब नहीं है। एप्लीकेशन डालने की 2 महीने का पीरियड देखा जाएगा। उस महीने के 2 महीने के अंदर उसने अगर कोई प्रॉपर्टी बेची है, सिर्फ उसको देखा जाएगा। अदरवाइज वो उसके अलावा और कोई भी पीरियड नहीं देखा जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत, इंपॉर्टेंट ग्राउंड है, इसमें कोई भी दिक्कत। ठीक है, अब आ जाओ ए। ये ए क्या है? ये है जी कोज ऑफ एक्शन। ये कोज ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? कोज ऑफ एक्शन ये क्या है? ये कहता है भाई आप एप्लीकेशन डालोगे, एप्लीकेशन में हमने क्या बोला है आपको कि आप एप्लीकेशन के अंदर वो सारी बातें लिखोगे जो प्लेट में लिखनी होती हैं। हो सकता है आप लोग भूल भले गए होगे, पर थोड़ा बहुत याद करा देता हूं। प्लेंट का हमने कंटेंट पढ़ा था कि प्लेंट में क्या क्या बातें लिखनी होती हैं। तो वहां हमने एक ये भी कंटेंट पढ़ा था कि प्लेंट में आप वो सारे के सारे फैक्ट लिखोगे जो फैक्ट आपका कोज ऑफ एक्शन बताए। तो वो बात आपको एप्लीकेशन में भी लिखनी पड़ेगी कि आपके पास राइट टू फाइल केस है भी या नहीं, आपकी कोई राइट इन्फ्रिंज हुई भी है या नहीं, वो फैक्ट तो आपको लिखने पड़ेंगे। यही कानून बोलता है। अगर एप्लीकेशन के अंदर आपने जो फैक्ट लिखे हैं उस फैक्ट के बेस पे कोज ऑफ एक्शन ही नहीं बनता है, तब भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो अगर एप्लीकेशन के अंदर कोज ऑफ एक्शन शो नहीं हो रहा है, तब भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। एक दूसरा दूसरा इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ये क्या है? ये है कि अगर जो एप्लीकेंट है उसने किसी और पर्सन के साथ एग्रीमेंट करके उस पर्सन को केस के अंदर कोई इंटरेस्ट दे दिया। एक तो क्या है, एक तो एग्रीमेंट है, उसको केस के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, सिर्फ बात ये हुई है कि तू मेरा खर्चा उठा ले केस का, मैं जब केस जीतूंगा तुझे पैसा वापस दे दूंगा या फिर प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दूंगा, ऐसा कुछ। यहां क्या है? यहां ये है कि फॉर एग्जांपल चलते हुए केस के अंदर उसने किसी और को प्रॉपर्टी बेच दी, या फिर उसने क्या किया, केस तो वो खुद फाइल कर रहा है पर केस फाइल करने से पहले ही किसी को प्रॉपर्टी बेच गया। अब इंटरेस्ट तो उस पर्सन का भी है। अगर उसने ऐसा कोई एग्रीमेंट कर रखा है जिस एग्रीमेंट की वजह से केस के अंदर किसी और पर्सन का इंटरेस्ट बनता है, तब भी उसको परमिशन नहीं मिलेगी। क्यों? कानून कहता है भैया हम तुमको परमिशन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है केस फाइल करने का। पर अगर किसी और का इंटरेस्ट है और उसके पास पैसा है, वो केस फाइल कर ले, आप उसको बोल दो, वो केस फाइल कर लेगा। हम क्यों आपकी कोर्ट फीस माफ करें? तो इस वजह से कहा गया है कि अगर जो एप्लीकेंट है उसने किसी के साथ एग्रीमेंट किया है और उस एग्रीमेंट के वजह से किसी पार्टी के अलावा किसी पर्सन का इंटरेस्ट है केस के अंदर, तो फिर आपको परमिशन नहीं मिलेगी। आप उसको बोलो वो केस फाइल करे, हम आपको परमिशन नहीं देंगे फॉर इंडिजेंट पर्सन। उसके अलावा ग्राउंड, अगर जो सूट है वो बार्ड बाय लॉ है, आप जो केस फाइल करना चाहते हैं ना, वो केस ही आपका बार्ड बाय लॉ है। बार्ड बाय लॉ मतलब केस आपका डिसमिस हो जाएगा। भाई केस आपको फाइल करना था 2020 तक, आप आ रहे हो 2024 में। भाई जब केस ही जब आपका बार्ड है, आपको परमिशन देके करेंगे क्या? हम आपको परमिशन दे देंगे, आपको जैसी परमिशन देंगे फिर हम बोलेंगे कि यार परमिशन तो दे दिया पर तुम्हारा केस सुन नहीं सकते। क्यों? तुम्हारा केस जो है लिमिटेशन एक्ट के पीरियड से बाहर है। तो अगर वो बाहर ही है तो उसकी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दो ना, उसको आगे मत जाने दो, उसकी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दो, ऐसा कुछ। और बाकी क्या है? ये है इंडिजेंट पर्सन, यहां लिख देता हूं इंडिजेंट। कानून को अगर लगता है कि वो बंदा इंडिजेंट पर्सन ही नहीं है तो उसको परमिशन नहीं मिलेगी।
भाई एक्सप्लेनेशन 1 के हिसाब से अगर लगता है कि वो पर्सन इंडिजेंट पर्सन ही नहीं है, उसको परमिशन नहीं मिलेगी। अब एक बार इस पे ध्यान दे देते हैं। एप्लीकेशन जो है ये रिजेक्ट होगी और एक मैंडेटरी प्रोविजन है, ये ध्यान रखना, शैल मैंडेटरी प्रोविजन है कि कानून एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा ही करेगा अगर फॉलोइंग में से कोई भी कंडीशन है। कौन कौन सी? कि भाई अगर कानून को लगता है कि जो ये एप्लीकेंट है उसने किसी और के साथ एग्रीमेंट किया है टू फाइनेंस द लिटिगेशन। अगर कानून कोर्ट को ये लगता है कि भाई जो एप्लीकेशन है उसने रूल 2 या रूल 3 को फॉलो नहीं किया है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि इस पर्सन ने, एप्लीकेंट ने, एप्लीकेशन से 2 महीने के पहले, मतलब मैक्सिमम 2 महीने के पहले कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ की है, और प्रॉपर्टी क्यों बेची है? ताकि वो इंडिजेंट पर्सन की तरह केस फाइल कर सके। अगर एप्लीकेशन कोज ऑफ एक्शन शो नहीं करती है, अगर एप्लीकेंट ने किसी और पर्सन के साथ एग्रीमेंट किया है जिस एग्रीमेंट की वजह से उस तीसरे पर्सन का केस के अंदर इंटरेस्ट है, तब एप्लीकेंट को परमिशन नहीं मिलेगी। अगर जो सूट है जिसके लिए आप परमिशन मांग रहे हो वो सूट ही बार्ड बाय लॉ है, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। कानून को अगर या कोर्ट को अगर लगता है कि वो पर्सन इंडिजेंट पर्सन ही नहीं है, तब भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ये है आपके कुछ ग्राउंड। कोई भी डाउट इनको लेकर किसी भी तरीके का? ये वाला, दिस वन, ठीक है। एग्रीमेंट टू फाइनेंस द लिटिगेशन, ये क्या होता है? मतलब अब तो मतलब एक्चुअली में क्या है, ये ना एक तरह से बैक एंड की चीजें होती है। बैक एंड इज लाइक एक छुपी हुई बातें होती हैं, हालांकि वो बहुत रेयर कंडीशन में बाहर आती है, पर फिर भी अगर कोर्ट के सामने बाहर आ जाए। जैसा क्या होता है ना, मान लो मेरा केस चल रहा है और मेरा किसी के साथ प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, तो कई बार क्या होता है ना, कोई आदमी मेरे साथ पहले ही एग्रीमेंट कर लेता है। एग्रीमेंट क्या करता है? वो कहता है देख तेरे को केस का खर्चा दूंगा मैं, और केस का खर्चा देने का मेरा कंडीशन ये है कि अगर तू प्रॉपर्टी जीतता है, तो मैंने मान लो अगर तेरे को 10 लाख दिए हैं तो तू मुझे 15 लाख देगा। लोग ऐसे हैं जो ये काम करते हैं, ठीक है? तो मैं तेरे को, तू मेरे को 15 लाख देगा, तो मैं कहता हूँ ठीक है सर, अगर मैं केस जीतूंगा तो मैं दे दूंगा, फिर मेरे को प्रॉपर्टी मिलेगी 1 करोड़ रुपए की, मैं अगर जीतूंगा तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। मैंने मान लो उसके साथ ये एग्रीमेंट कर लिया, और मैं गरीब आदमी था, मैंने इधर कोर्ट में भी परमिशन डाल दी कि सर मेरे को इंडिजेंट पर्सन के तौर पर परमिशन दे दो। क्यों? मैंने सोचा भाई केस का खर्चा लगेगा नहीं, इधर से वो पैसे दे देगा, केस का कोई नहीं खर्चा लगेगा। अगर प्रॉपर्टी अपनी आई तो अपने इसको 15 लाख दे देंगे, वरना तो केस का खर्चा तो लगा ही नहीं। कोर्ट को ये बात पता लग गई। कोर्ट कहेगी कि भैया हम तुमको परमिशन क्यों दे रहे हैं? कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पर तुम्हारा कानूनी अधिकार बनता है, इसलिए हम तुम्हारे अधिकार की प्रोटेक्शन के लिए तुमको परमिशन दे रहे हैं, पर तुम्हारे पास पैसा नहीं है। अब हमको कोई आके ये बता रहा है कि यार तुम्हारे को तो पैसा कोई दे रहा है, तुम्हारे पास खुद के पास भले ही पैसा नहीं है, तुम्हारे पास तो पीछे से पैसा आ रहा है केस का खर्चा उठाने का, फिर तुमको परमिशन क्यों दें? ये ग्राउंड वही बोलता है। ये कहता है भाई अगर कोर्ट को ऐसा पता लगता है कि एप्लीकेंट का किसी पर्सन के साथ आपस में एग्रीमेंट हो गया है, जो पर्सन एप्लीकेंट को कह रहा है कि भैया मैं तेरा खर्चा उठाऊंगा केस का, फिर उसको परमिशन मत दो, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो। ये बात कहना चाहता है। कोई भी डाउट इस बात के अंदर किसी भी तरीके का? ठीक है। अब इसके साथ मतलब एक रूल 5 के साथ ना रूल 15 जरूर साथ में लेके चलना। रूल 15 अपने कई जगह लेके आएंगे, इसके साथ रूल 15 ले आना। रूल 15 क्या है? वो कहता है अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है या रिफ्यूज होती है, अपने पहले ये देख लेते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो क्या होगा? मान लो मैंने एप्लीकेशन डाली, मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो होगा क्या? क्या मैं दोबारा एप्लीकेशन डाल सकता हूं या नहीं डाल सकता हूं? क्या मैं ऑर्डिनरी केस फाइल कर सकता हूं? क्या ऑर्डिनरी मतलब भाई मेरे को मान लो परमिशन नहीं मिली तो एक नॉर्मल पर्सन की तरह केस फाइल कर सकता हूं क्या, कोर्ट फीस वगैरह पे करके? रूल 15 कहता है अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो घबराने की बात नहीं है, बस दोबारा एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हो, और आप एक नॉर्मल पर्सन की तरह केस फिर भी फाइल कर सकते हो।
एप्लीकेशन रिजेक्ट होना या एप्लीकेशन रिफ्यूज होना का मतलब ये नहीं है कि आपका केस का अधिकार नहीं है, नहीं, आप इंडिजेंट पर्सन की तरह केस नहीं फाइल कर सकते, बस इतनी सी बात है। तो आप एक नॉर्मल पर्सन जैसे केस कर सकता है, आप वो कर लो, क्या दिक्कत है? ये रूल 15 बोलता है। तो अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, दोबारा एप्लीकेशन नहीं डलेगी, पर एक ऑर्डिनरी सूट फाइल हो सकता है। ऑर्डिनरी सूट कैसे फाइल होगा? जो भी आपकी कोर्ट फीस वगैरह बनती है वो पे करो और आप ऑर्डिनरी सूट फाइल कर सकते हो। पर यहां पर एक कंडीशन है, अगर एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते टाइम कोर्ट ने आपके ऊपर किसी तरह की कॉस्ट इंपोज कर दी, किसी भी तरह की कॉस्ट इंपोज कर दी है, तो आपको वो कॉस्ट पे करनी होगी। अगर आप वो कॉस्ट नहीं पे करते हो तो आपका ऑर्डिनरी सूट एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, वो भी आपका डिसमिस कर दिया जाएगा। ये एक कंडीशन है। इन केस अगर पोस्ट ऑर्डर्ड है तो हमारे लिए यहां जो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है रूल 5 के अंदर, तो क्या ऑर्डिनरी सूट फाइल हो सकता है? हो सकता है। क्या दोबारा एप्लीकेशन डाली जा सकती है? क्या नहीं डाली जा सकती? दोबारा एप्लीकेशन नहीं डलेगी फॉर परमिशन। ये है अपना रूल 15। तो रूल 15 अपने यहां पे जरूर साथ में लेके पढ़ना रूल 5 के साथ। जो ये बोलता है रूल 15 कि अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो आप सेम एप्लीकेशन दोबारा नहीं फाइल कर सकते, ऑर्डिनरी सूट फाइल कर सकते हो। ये रूल 15 में कहा गया है। कोई भी डाउट इस बात को लेकर? ये हुआ अपना स्टेप 3। यस, कोई भी डाउट किसी भी तरह का जो अपने स्टेप 3 जो पढ़ा है वो? ठीक है, ठीक है। चलो भाई, बाकी की क्लास अपने कल करते हैं। कल अपनी क्लास रेगुलर होगी क्योंकि सिर्फ आज का ही था, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने बाकी की क्लास कल करेंगे। कल सुबह अपनी वही सेम राजस्थान रेंट और शाम को सीपीसी। ओके। अब सीपीसी के अंदर जो बातें हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें हैं, कुछ एक अपने क्लासेस करेंगे और 1 तारीख से अपने सीआरपीसी को चालू कर, मतलब नया वाला जो सीआरपीसी है अपना बीएनएसएस, अपने उसको चालू करेंगे ही करेंगे। अगर अपना लगा कि सीपीसी के अंदर फिर भी 3-4 क्लासेस बाकी हैं 1 तारीख के बाद भी, तब अपने उसको एक एक्स्ट्रा क्लास लगा के कवर करेंगे। ओके। किसी को कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। नोट्स आपके कंपाइल हो रहे हैं, ऑर्डर 1 to 10 एक बार आपको भेज दिए हैं, बाकी सारे कंपाइल करके फिर एक उसकी प्रॉपर बुकलेट बना के आपको दे दिए जाएंगे इस सब्जेक्ट के खत्म होने, लगभग खत्म होने के बाद या फिर उससे जस्ट 1-2 दिन पहले। ओके। कुछ भी आपको पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं, अगर नोटिफिकेशन में पुराने वाले एक्ट होंगे तो नए एक्ट नहीं पूछे जाएंगे। अगर नोटिफिकेशन के अंदर क्वेश्चन 10 मैं अभी देखता हूँ यार, मैंने देखा नहीं है। अगर नोटिफिकेशन में नए वाले एक्ट होंगे तो आपसे पुराने एक्ट नहीं पूछे जाएंगे, डोंट वरी। क्या था क्वेश्चन नंबर 10? संडे टेस्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 10? 10 बोल रहे हो ना? व्हाट इज यही है ना, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेज इन विच कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन? दिनेश जी यही क्वेश्चन है, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेज इन विच दिस
कोर्ट में ऑर्डर प्लेंटिफ फॉर डिफेंडेंट टू अपीयर इन पर्सन। इसमें अपने ऑर्डर 5 का रूल 3 और रूल 4 पढ़ो। रूल 3 बोलता है कि भाई पार्टी जो है खुद अपीयर हो जाए या फिर पार्टी जो है किसी और के थ्रू अपीयर हो जाए। पर एक पहले अपने उसका शॉर्ट ऐसा इंट्रोडक्शन देंगे। पर अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को अपीयर होना है पर्सन में, तो उसको इन पर्सन ही अपीयर होना पड़ेगा। हमने इतनी सी उसकी बात लिख दी। उसके बाद हमारा जो मेन बात है, जो हमारे उस पूरे आंसर को कंप्लीट करेगा, कि पर कोर्ट जो है फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस के अंदर इन पर्सन अपीयरेंस नहीं बुला सकता है, चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो। वो सर्कमस्टेंसेस क्या है? रूल 4 वाले, कि अगर वो पर्सन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर रहता है तब उसको नहीं बुलाया जा सकता है। अगर वो पर्सन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से 200 किलोमीटर दूर रहता है, वेयर 1/5 ऑफ डिस्टेंस है, मतलब 5/6 ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो 200 माइल वाला वो अपने को लिखना है। तो अपने को इसके अंदर रूल 3 और रूल 4 दोनों को कंबाइन करना है। लिखना कैसे है कि भाई अगर किसी को सम्मन इश्यू होता है या इश्यू हुआ है, तो वो चाहे इन पर्सन अपीयर हो जाए, चाहे अपने एजेंट के थ्रू हो जाए, चाहे प्लीडर के थ्रू हो जाए, एक बात। पर अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इन पर्सन अपीयर होना है, फिर इन पर्सन ही अपीयर होना पड़ेगा। एंड देन वी विल राइट कि रूल 4 इसके ऊपर ये बोलता है कि फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट जो है इन पर्सन अपीयरेंस नहीं बुला सकती है। तो इसका इन टोटल फिर अपने जिस्ट लिख देंगे कि भैया कोर्ट ऑर्डर तो कर सकती है, कोर्ट अगर ऑर्डर तो कर सकती है टू अपीयर इन पर्सन, और पार्टी को अपीयर होना भी पड़ेगा सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ रूल 4 ऑफ ऑर्डर 5। ऑर्डर 5 और 9, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है।